अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक और आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद एहसान गिलानी जो कि प्रेसिडेंट है नोबल फाउंडेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस और उसके साथ अब यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से BS साइकोलॉजी के ग्रेजुएट भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर रहे हैं। जो राइट्स हैं, जो स्पेशल पर्सनस हैं, उनके राइट्स के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत अरसे से और एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं जिसका मैंने पहले भी बताया कि जिसके वो सदर हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन हैं, जो स्पेशल पर्सन हैं, उनके बारे में किस तरह की उनकी जो लाइफ है, स्ट्रगल्स हैं वो क्या हैं और एजुकेशन के स्पेशल डिपार्टमेंट में उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो तो मच। मुझे ये बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया आपको जो स्पेशल पर्सन हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, उनके राइट्स के लिए काम करते हुए और कैसा था ये सफ़र? बहुत शुक्रिया मैडम, सबसे पहले और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। जहाँ तक नोबल फाउंडेशन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वर्किंग की बात है तो 2019 से जो है वो मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम कर रहा हूँ और बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से 2021 में हम जो है रजिस्टर्ड हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह, ये काफ़ी लंबा अर्सा है आपके स्ट्रगल का। तो मुझे ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी की हम तालीमी इदारे की अगर हम बात करें, एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं या स्पेशल पर्सनस हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है? स्पेशली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम बात करें तो क्या उनके लिए कोई रिजर्व सीट्स मौजूद होती हैं, नहीं होती, और उन पे उनको एडमिशन्स दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते? जहाँ तक एजुकेशन लेवल की और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो कोटा ना होने के बराबर है। टोटल 1% हर डिपार्टमेंट में आपको एक सीट दी जाती है। लेकिन जहाँ तक क्योंकि स्पेशल बच्चा है उसका सबसे पहले मुश्किल है यूनिवर्सिटी तक पहुँचना। अब जब वो आ जाता है फैमिली इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते। 2019 की HEC की पॉलिसी थी जिसमें स्पेशल जो स्टूडेंट आते हैं डिसेबल कोटे भी उनकी फीसेस माफ़ थी। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर ने 2021 तक पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी। फिर हमें 3 माह 13 दिन लगे इस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए और 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली अचीवमेंट थी वो हमने स्पेशल जो स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी फीसेस माफ़ करवाई थी। और जो एक जो मेन इशू है वो ये है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है एडमिशन्स के ऊपर उसमें ना ही कोटा मेंशन किया जाता है और ना ही जो है वो स्टूडेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वो जब डिसेबल कोटे पे अप्लाई करेंगे तो उनकी फीसेस माफ़ होंगी। क्योंकि स्कॉलरशिप डिफरेंट स्कॉलरशिप का वहाँ पे ज़िक्र होता है लेकिन इनकी इस अवेयरनेस का इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिस वजह से बहुत से स्टूडेंट ओपन मेरिट पे अप्लाई कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं वो फीसेस देते हैं और हमें 5वें 6ठे सेमेस्टर में जो है ना वो पता चलता है कि स्टूडेंट तो फीसें दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी भी हमने देखा कि जो ये सेशन है 2025 वाला, इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी तो बिल्कुल। क्या उसमें मेंशन नहीं है कि जो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने ये रखा हुआ है? वजह क्या हो सकती है ना बताने की या ना उसको एडवर्टाइज करने की? देखिए बेसिकली ये है कि इनके इंटरेस्ट के अंदर ही शामिल नहीं है स्पेशल अफराद। दूसरी चीज़ जब 2024 का एडवर्टाइजमेंट आई थी उस वक्त भी मैंने DSA जामिया कश्मीर से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसको मेंशन करें ताकि हमारे स्पेशल जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो। लेकिन 2025 में फिर वही बात है, उसी तरह हमने एडवर्टाइजमेंट दे दिया लेकिन उसमें कोटा मेंशन नहीं है। अनफॉर्चुनेट सी बात है। तो मुझे बताइएगा, इसी के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो NTS के हवाले से अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम हमने देखा कि जो लास्ट NTS हुआ था उसके बाद भी हमने देखा काफ़ी एहतजाज हो रहा था कि हमारा कोटा कम कर दिया गया है या इस तरह के कोई इशूज़ थे। तो वो इशूज़ क्या थे और क्या रीज़न थी उस एहतजाज की, और उसमें NTS में क्या कोई आपको नहीं दिया गया था सीट्स या जो आपकी बनती थी? या जहाँ तक जॉब NTS की है, NTS में 2% कोटा था 2021 के अंदर और उसके बाद जब 23 में NTS की पॉलिसी को तरमीम की गई उसके अंदर 2% कोटे को ख़त्म करके 1% कोटा रखा गया। और वो कोटा इस तरह तकसीम किया जा रहा है कि हल्का वाइज जो सीट्स हैं उसमें अगर 100 सीट्स होंगी तो तब जाके 1 सीट बनती है। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर किया जाता है तो चलें 1-2 सीट बनती हैं। अब हल्के की बेस के ऊपर कभी भी 100 सीट्स नहीं आ सकती और उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आई। हमने सेक्रेटरी साहब से बात की, मिनिस्टर साहब से बात की और यहाँ तक कि हमारी जो समरी है वो प्राइम मिनिस्टर तक भी गई है। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह काम होना चाहिए था, जिस तरह लोग लगने चाहिए थे, वो अनफॉर्चुनेटली वो उनकी तो अपॉइंटमेंट्स नहीं आप हुई। मुझे बताइए सेक्रेटरी साहब का या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका क्या जवाब था इस पे कि क्यों नहीं? देखिए जनरल जो उनका यही था कि जो रूल्स हैं जो आज़ाद कश्मीर का कानून है वो
पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की कोई कानून साज़ी मौजूद ही नहीं है। और जो आपका सर्विसेज डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन था, उसमें कश्मीर काउंसिल का एक नोटिफिकेशन था, उसमें सिर्फ 1% कोटा मेंशन था। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है वो सिर्फ 1% कोटा है, तो हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। हालांकि ये चीज़ है कि इसको बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने उठा के कम कर दिया। तो इसमें क्योंकि इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। नहीं, कानून साज़ी की अगर बात हो रही है तो मुझे ये बताइएगा कि डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन है वो कौन से डिपार्टमेंट उनको डील करता है? गवर्नमेंट का कौन सा स्पेसिफिक जो हम इदारे की अगर हम बात करें तो जो उनके राइट्स और उनकी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको कौन डील करता है? देखें, एक बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स की कानून साज़ी है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स ने करनी होती है। और वो कानून साज़ी जब आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स का तयन कर दिया जाएगा, उसमें फिर आपके तमाम डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को डील करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, लेकिन उसके लिए बुनियादी ज़रूरत यह है कि कानून साज़ी होनी चाहिए। आपकी कानून साज़ी नहीं है, आपकी पहचान नहीं है, तो आप किससे जाके अपनी फरियाद करेंगे? तो बेसिक ये है कि हमारी कानून साज़ी मौजूद नहीं है, तो उसमें किसी भी डिपार्टमेंट की जो है ना वो तय नहीं किया गया, तयन नहीं किया गया कि कौन सा डिपार्टमेंट को डील करेगा। वैसे जब कानून साज़ी हो जाएगी तो फिर तमाम डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है। तो इसमें फिर अगर हम ये बात करते हैं कि कानून साज़ी मौजूद नहीं है या कोई डिपार्टमेंट हमारे पास क्लियर नहीं है कि कौन डील करेगा, तो हमारे पास तो डाटा भी नहीं होगा कि हमारे पास डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं कितने? ऐसे ही बिल्कुल, क्योंकि नादरा के पास जो डेटा मौजूद है वो वही लोग हैं जो उन तक पहुंच सकते हैं, उनका डेटा रजिस्टर किया। ऐसे बहुत सी तरह अभी जो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट थी उन्होंने नशे की, उसमें 3.71% जो है टोटल आबादी का डिसेबिलिटी का शिकार है। लेकिन हम हमेशा ये बात कहते हैं, हम मीडिया पे भी, हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की टोटल 10% आबादी जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। हम यहाँ से नीलम भी जाते हैं, हम ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पे अदालत नहीं पहुँच सकती। तो बॉर्डर एरिया में डिसेबिलिटी की तादाद ज़्यादा है। तो आज़ाद कश्मीर की जो टोटल आबादी है उसकी 10% आबादी जो है डिसेबिलिटी का शिकार है। फिर मैं आपको ये बताऊँ कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम अनाउंस की थी जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक अभी रह गई है, उसमें जब ये रजिस्ट्रेशन हुई तो सिर्फ मुजफ्फराबाद के अंदर, सिर्फ मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, 21,000 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं डिसेबिलिटी पे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 3% आबादी और 10% कितना बड़ा फिगर बनता है। तो मुझे बताइए 21,000 लोग रजिस्टर्ड हुए लेकिन दूसरी तरफ कोई कंफर्म डाटा नहीं है इनके पास, तो उसके बाद अगर बजट की हम बात करें तो उसमें इस्लाहात कैसे होंगे? जब आपके पास डाटा ही क्लियर नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि आपने कितनी आबादी को या कितनी पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करना है, तो आप क्या बजट मुख्तस करेंगे या आपने किया है कोई? बेसिकली जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है और जो पार्टीज़ हैं उनकी मैनिफेस्टो के अंदर ये कम्युनिटी शामिल ही नहीं है। और सिर्फ ना बदकिस्मती ये है कि डिफरेंटली एबल कम्युनिटी, बल्कि जो गरीब तबका है वो इन सियासी पार्टियों के मंशूर में शामिल ही नहीं है। जब आपका एक मंशूर ही नहीं है तो आप उसके ऊपर क्या कानून साजी या क्या उसका डेटा कलेक्शन या क्या आप उसके अपनी तरजीहात में रखेंगे? और बेसिकली डेटा ना होना वो यही है कि आपको वाज़ेह है कि इन जितने भी हमारा सेटअप है इसके तरजीहात में नहीं है। अगर तरजीहात में होता तो वो डेटा सेटअप करके इन लोगों के लिए बजट के अंदर कोई चीज़ मुख्तस की जाती। ठीक है, बजट के अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं रखेगी। उसमें ये वाज़ेह होता है कि जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, जो हुकूमतें हैं, उनकी तरजीहात में ये लोग शामिल ही नहीं हैं। तो जब आपकी उनसे बात होती है, जब आपको बुलाया जाता है, स्पेशली जब इंटरनेशनल डे होता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स का, उसमें तो बुलाते ही, वो फोटोशूट के लिए बुलाते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन उसमें आपको क्या कहा जाता है इनकी तरफ से? क्या कहते हैं हम करेंगे इसके लिए कोई पॉलिसी मेकिंग या? देखिए, हम अपने प्लेटफॉर्म से हर साल 3 दिसंबर को स्टेट लेवल पे आप कहें कि मरकज़ी प्रोग्राम की हैसियत हमें हासिल होती है, जिसमें हमने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब को बुलाया, स्टेक होल्डर्स होते हैं। हम हमेशा उनको अपना चार्टर ऑफ डिमांड और उनको कुछ मुतालबात पेश करते हैं, जिसमें मेन हमारा जो होता है वो कानून साज़ी होती है। लेकिन हमसे यही बस वो स्टेज पे आते हैं, अपने 10-15 मिनट तकरीर में होते हैं, वो कहते हैं जी कि हम ये जो इनके मुतालबात हैं हम तस्लीम करते हैं, हम कानून साज़ी करेंगे। फिर वो जब अपने वो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के अंदर जाते हैं, उनको फिर वो चीज़ें भूल जाती हैं, फिर साल बाद 2 साल बाद वैसे भी सेटअप चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ वहीं पे वहीं रह जाती है। हाँ, वो बात है कि उनकी प्रायोरिटीज़ फिर ये नहीं रहती, जी, पॉलिसी मेकिंग या आवाम की जो रिलीफ के लिए कोई भी काम करना शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं नहीं होती, होती है। नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा, ये तो होगी थोड़ा-सा अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में, कि कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी हो इस सारी चीज़ों की वजह से, या कोई सफ़रिंग या कोई इस तरह की चीज़ सोसाइटी की तरफ से? मैडम, बाय बर्थ से लेके जो एक स्पेशल पर्सन होता है उसकी ज़िंदगी पैदा होने से लेके आखिर दम तक चैलेंजिंग होती है। उसके चैलेंजेस ये होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो वो घर से लेके बाहर तक सोसाइटी में उसको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है। इसी वजह से जब मैंने वो चीज़ें फ़ेस की तो मैंने 2019 के अंदर एक मंशूर, एक विज़न के साथ ऑर्गेनाइज़ेशन की बुनियाद रखी है, जो चीज़ें मैं फ़ेस कर रहा हूँ वो कोई दूसरा ना करे।
اور میں نے لوگوں کے مائنڈ سیٹ اور ان کا پرسنل ڈسیبلٹی کے لیے جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی. پھر اس میں ہم نے ڈفرینٹ سیشن کیے, یونیورسٹی لیول پہ بڑا کام کیا ہم نے. اور ابھی الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 100% کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن کم سے کم ہم نے 30-40% لوگوں کی جو سوچ ہے وہ چینج کرنے میں کامیاب ہوئے. ماشاء اللہ آپ نے اپنے حصے کا چراغ جلایا, اور وہ جو ایک سفرنگ تھی شاید اس نے آپ کو ایز اے موٹیویشن آپ نے اس کو لیا, اور آپ نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ کر سکوں. تو اوبیسلی جن کا کام ہے, جنہوں نے کرنا ہے وہ تو نہیں کرے, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنے حصے کا جو 0.1% بھی ہے تو وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے, اور وہ کرنا چاہیے ہم سب کو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.